अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहिब। अस्सलाम वालेकुम। जी रईसा वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आज 9 मई है और 9 मई 2023 के बाद से, तब से और उस टाइम के बाद से ख़ास तौर पे 9 मई का जो दिन है वो पाकिस्तान की रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बहुत ही मुतनाज़ा दिन इसको समझा जाता है और इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई को उस दिन होने वाले वाक़यात आज तक हॉन्ट करते हैं। दोनों पार्टीज़ को याद है और इनकी जो लड़ाई है पीटीआई की और इस्टेब्लिशमेंट की, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा और कलीदी किरदार भी 9 मई के दिन ने ही अदा किया है और मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन यही दिन बना है। तो अब बहुत सारी बातें आज ख़ास तौर पे क्योंकि 9 मई है तो बहुत सारी सोशल मीडिया और न्यूज़ पे भी ये बातें सामने आ रही थी कि 9 मई के वाक़यात में जनरल फैज़ हमीद को साहब को और इमरान खान साहब को सज़ाएँ हो सकती हैं। कैपिटल पनिशमेंट की भी बात की जा रही थी, ताहयात उम्र कैद की भी बात की जा रही थी। एक तो हम इस पे बात करेंगे, 9 मई के सारे वाक़यात को आज रिव्यू करेंगे, कहाँ कैसे ये कहानी कहाँ तक यहाँ तक पहुँची। और पीटीआई का कहना है कि एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जबकि इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है कि फ़ौज के अंदर बगावत पैदा करने के लिए इस तरह इस दिन को प्लान किया गया था और ये जो फ़ौज का सिंबल ऑफ प्राइड है उसको एक तरह से निशाना बनाने के लिए ये सब कुछ ये सारी एक प्लानिंग थी फ़ौज को ज़ेर करने के लिए। तो आज इससे बात स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कुछ लोग पीटीआई वाले कह रहे हैं, इसको हमेशा कहते हैं कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। कैसे हो सकता है कि सिविलियन मॉब जो है वो कंटोनमेंट के एरियाज़ में चला जाए और उन्हें रोका ना जाए। तो सीधा वो गए और उनको किसी ने नहीं रोका बल्कि फैसिलिटेट किए गए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो खुद इसको करवा रही थी कि होने दो, पहले ये हो जाए सब कुछ, फिर इनको पकड़ेंगे। ये एक राय ये है जी। दूसरी राय ये है कि नहीं, इनको तो भेजा ही ये एजेंसियों के लोग थे जो चले गए, जिन्होंने तोड़फोड़ की। पीटीआई तो उसमें शामिल ही नहीं थी। यानी दो तरह की पीटीआई की तावीलें हैं। जबकि एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि जो वाक़यात हुए 8 मार्च 22 से लेकर ऑनवर्ड, जब अदम एतमाद आई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जब उन्होंने साइफ़र लहराया, जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस को कहा कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है, असेंबलियाँ तोड़ दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, फिर वो उसके बाद उन्होंने एक लगातार एक ऑन स्लॉट शुरू कर दी। फिर आसिम मुनीर साहब की जो अपॉइंटमेंट का मामला था उसमें उस दिन उनको रोकने के लिए, क्योंकि आसिम मुनीर साहब की बतौर आईएसआई चीफ के जो तकर्री थी उसके बाद बुशरा साहबा के हवाले से कोई डिस्प्यूट सामने आया था, तो उसके बाद उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था और फैज़ हमीद को लगाया गया था। तो कहा जाता था कि इसको रोकना है क्योंकि ये इसका कोई प्रॉब्लम रहा है पहले भी पीटीआई के साथ। तो ये अगर आएंगे बतौर आर्मी चीफ़ तो हो सकता है हमारे लिए नुकसानदेह हो। उस दिन पिंडी में बहुत बड़ा जलसा किया गया, लेकिन वो जलसा तो प्लान इन्होंने किया था जीएचक्यू के सामने, लेकिन बहरहाल मिलिट्री ने कहा कि आप इसको शमशाबाद के एरिया में करें। तो वो जलसा फिर शमशाबाद के एरिया में हुआ। तो एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट और उसके बाद ये 9 मई वाले दिन आसिम मुनीर साहब के साथ ख़िलाफ़ एक तरह का इंस्टीट्यूशनल कू करने की कोशिश की गई थी। उनका ये कहना है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर और मिलिट्री के अंदर से कुछ लोगों को फैज़ हमीद साहब ने मैनूवर किया हुआ था। 9 मई अवाम ने जाना था, अटैक करना था और फिर उन लोगों ने एक तरह से आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ एक बगावत कर देनी थी और मिलिट्री का जो पूरा निज़ाम है वहाँ पे एक नया जनरल इन प्लेस हो जाना था। और इस तरह के शवाहद भी मौजूद हैं, क्योंकि जो वीडियो टेप्स हैं, ऑडियो टेप्स हैं, वीडियो टेप्स हैं 9 मई की, वो ये इशारा करती हैं कि उस दिन पीटीआई के लोगों ने, लीडरों ने, एजाज़ चौधरी और दूसरे लोगों ने या बाहर बैठे यूट्यूबर्स ने कहा था कि आज का ही दिन है, आज ये तय कर दें, तहस नहस कर दें, हर चीज़ को उड़ा के रख दें। तो एस्टैब्लिशमेंट का ये इस पे एक सख्त रद्द अमल आया 9 मई के ऊपर।
अब 9 मई के मामलात में जो जिस तरह से लोग गिरफ़्तार हुए, अभी तक गिरफ़्तारियाँ, वो लोग जेल में हैं, बहुत सारे माफ़िया मांग के बाहर निकल आए, पार्टी छोड़ दी, बहुत सारे लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई कि 9 मई ठीक नहीं था, हम मिसगाइड हुए थे। लेकिन उसके नतीजे में 9 मई के वाक़यात के नतीजे में जो जिस तरह से पीटीआई को तोड़ा गया, जिस तरीके से उनका सिंबल वापस लिया गया, इंतखाबी सिंबल, जिस तरह से 8 फरवरी के इलेक्शन में उनके इलेक्शन से पहले उनके कैंडिडेट्स के कागज़ छीने गए, जिस तरह से उनको जीती हुई बाज़ नशिस्तों से हरवाया गया, और जिस तरीके से उनकी एक अक्सरियत थी उसको मिनॉरिटी में बदला गया, ये पीटीआई का दुरुस्त केस है। बिल्कुल। जैसे मिलिट्री का ये दुरुस्त केस है कि मिलिट्री के अंदर इन्होंने जाके अपने जर्नलों के साथ मिलके, अपने पसंदीदा लोगों के साथ मिलके मिलिट्री डिसिप्लिन को तोड़ने की कोशिश की। उसी तरह पीटीआई का ये क्लेम भी दुरुस्त है कि इनका इलेक्शन, जो जीता हुआ इलेक्शन था, वो इनसे छीना गया। अब हम देखते हैं कि दोनों पार्टियां इस सतह पे कैसे पहुंची कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई। हाँ, बिल्कुल। अगर इसकी क्रोनोलॉजी देखते हैं ना पहले दिन से, तो जब बाजवा साहब और इमरान खान साहब के दरमियान सब कुछ अच्छा था जी, और जब पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत बाकी सारी मुखालफ पार्टियां जो थीं ज़ेर-ए-ताब थीं, और जब ये मिल के फ़ैसला होता था कि किसके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाना है, किसको बंद करना है, फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल पर्सन से ज़्यादा, एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक कोतवाल की होती थी कि उसको तो जेल में होना चाहिए, उसको तो बंद होना चाहिए। हत्ता कि वो ये कहते थे कि हम देखेंगे जब 8 लाख लोग कौमी असम्बली के बाहर खड़े होंगे तो कौन से रुकन जाएंगे और जाके हमारे ख़िलाफ़ अदम एतमाद पर वोट देंगे। तो एक जारहाना रवैया था, साइफर ले आए थे। आप देखें ना कि जब 27 मार्च 2022 को 8 मार्च को 2022 में इनके खिलाफ अदम एतमाद आई थी जी, पहले दिन, सॉरी, हाँ, नहीं, 8 मार्च को सबमिट हुई थी। इन्होंने 20 दिन उसको अपने पास रखा। 28 तारीख को उस पर बहस शुरू कराई जी, और उस बहस के दौरान भी जो तकरीरें इन्होंने शुरू की वो इतनी गैर मुतल्लका थी, इतनी लंबी लंबी तकरीरें थीं कि वो टेबल पे आता ही नहीं था एजेंडे पे अदम एतमाद। फिर फाइनली 3 अप्रैल को, यानी 28 से शुरू हुआ और 3 अप्रैल तक, 28, 29, 30, 31, उसके बाद 6-7 दिन के बाद जब वो टेबल पे आई तो असद कैसर साहब स्पीकर थे कौमी असम्बली के, और उनको कहा गया था कि आपने ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ना, इसको कहना है कि ये मुल्क दुश्मनी है, अमेरिका के उसके प्रेशर पे लाई जा रही है और इमरान खान साहब को अमेरिका के कहने पे हटाया जा रहा है। आप इसको रद्द करें और ये करें, इसको जो है ना सदर साहब को रिक्वेस्ट करें कि इन असम्बलियों को तोड़ के नए इलेक्शन करवाए जाएं। बहरहाल वो असद कैसर साहब एक पुराने पॉलिटिकल वर्कर थे, उन्होंने कहा मैं ये काम नहीं करूँगा। उस वजह से असद कैसर साहब इमरान खान साहब की नज़र में थोड़ा गिर गए, इसी वजह से वो सीएम भी नहीं बन सके केपी के, और वो उस तरह के उनके करीब भी नहीं रहे। बहरहाल फिर मैनेज किया गया डिप्टी स्पीकर साहब को, कासिम सूरी साहब को। कासिम सूरी साहब ने ये फैसला किया, उस अक्सरियत के बावजूद, कौमी असम्बली में अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद उठा के उन्होंने वो जो करारदाद थी वो रद्दी के टोकरी में फेंक दी। रात को इमरान खान साहब ने एडवाइस दे दी और प्रेसिडेंट जो थे अलवी साहब, उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी और नए इलेक्शन के लिए उसको कहा गया, इलेक्शन कमीशन को, कि वो तैयारी करे। अपोजिशन जो थी वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि बुंदियाल साहब थे जी, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर समेत और इजाज़ुल हसन समेत वो सारे लोग मौजूद थे जो इमरान खान साहब के हामी थे, जो बाद में साबित भी हुआ। लेकिन वो डिप्टी स्पीकर का मामला इतना अनलॉफुल था
कि वो उसको सपोर्ट नहीं कर सके और कौमी असम्बली बहाल कर दी। और कौमी असम्बली बहाल हुई तो उसके बाद जो बंदयाल साहब थे उनको और उनकी फैमिली को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया PTI की तरफ से। बहरहाल वो एक अब माजी का हिस्सा है। उसके बाद ऑनवर्ड क्या हुआ, जब वापस आए और फिर इनको फाइनली 10 अप्रैल को हाँ तकरीबन 10 अप्रैल को फाइनली रात के वक्त इनको वो कॉन्फिडेंस की अदम एतमाद जो मंजूर हुई, और वो भी इस तरह से मंजूर हुई कि असद कैसर साहब और जब परवेज़ खटक साहब ऊपर जा रहे थे और असेंबली का इजलास बुलाने के लिए, तो एक तरफ उन पर प्रेशर था इमरान खान की तरफ से कि बिल्कुल ना जाएं आप। वो कह रहे थे कि सारी पार्टी इस्तीफ़ा दे दे। इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि हम इस असेंबली को मानेंगे ही नहीं जो असेंबली नो कॉन्फिडेंस के बाद आएगी। लेकिन इन लोगों ने, इनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का भी एक दबाव था। कहते हैं कि बाहर गाड़ी भी आ गई थी, हाई कोर्ट ने दरवाजे भी अपने खोल लिए थे। अतर मिनल्ला साहब उस वक्त निशाने पे थे, आज सारी PTI उनको सपोर्ट करती। बहरहाल वो हो गया, अदम एतमाद हो गया। अदम एतमाद हो गया तो उसके बाद ये इनको हटा दिया गया। इनको जब हटा दिया गया तो उसके बाद एक लंबी इन्होंने स्ट्रगल शुरू की। इन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री को टेक ऑन कर दिया। किसी लीडर ने आज तक, मतलब सबके इख्तलाफात रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, डर्टी हैरी फलाना एक एग्रेसिव स्टाइल की पॉलिटिक्स इन्होंने शुरू कर दी। एस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है ना, वो जैसा मैंने कहा 8 फरवरी का इलेक्शन या बाकी चीज़ें, आजकल पीपल्स पार्टी से प्रॉब्लम चल रही है, भुट्टो साहब से लेकर बेनज़ीर साहबा तक उनके साथ क्या हुआ, मियाँ साहब को 3 दफ़ा हटाया गया। तो इस्टेब्लिशमेंट का एक अपना क्लासिकल रोल है इस पाकिस्तान में। वो ये नहीं हो सकता कि आपके साथ अच्छा हो तो दूसरे के साथ बुरा हो। वहाँ पे हम कहते हैं कि जमाली और जुनेजो को भी नहीं बख्शा गया था। तो इमरान खान साहब उस ताकत को शायद एस्टिमेट नहीं कर रहे थे, या ख़ुद वो समझते थे कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि मेरे पीछे अवाम की एक ताकत है और मैं इस अदारे को सीधा कर दूँगा। नहीं, उन्होंने हिस्ट्री को अंडर एस्टिमेट किया। मतलब उसने या तो हिस्ट्री को अंडर एस्टिमेट किया, या समझ लें कि कुछ लोगों की तरफ से आसरा भी था कि आप इतना कर दें तो इतना फिर हम कर देंगे। क्योंकि आपको याद होगा उस वक्त जितने एक्स सर्विसमैन सोसाइटी थी, कंटोनमेंट में इमरान खान साहब की बहुत पॉपुलैरिटी थी। इसको इमरान खान के मुखालिफ माने या ना माने, फिर एक्स सर्विसमैन टोटल उनके साथ खड़े थे। ठीक है। वो मज़ारे कर रहे थे आके नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर कि इमरान खान के साथ इमरान खान को वापस लाएं। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी एक रिजेंटमेंट थी। वो ये थी कि ठीक है आपने इमरान को हटा दिया, लेकिन वो कबूल करने के लिए नहीं तैयार थे मियां नवाज शरीफ को और आसिफ जरदारी साहब को। वजह यह है कि जब इमरान खान साहब को लेकर आए थे तो उस वक्त उनका एक कंसिडर्ड ओपिनियन था कि इन दो पार्टियों को तो अब दफन करना है, इनको मौका ही नहीं देना हमने कि ये कभी पाकिस्तान की सियासत में आ सकें। वो तो आसिफ जरदारी साहब को जब समझ आ गई कि बाजवा और इमरान खान की लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो उन्होंने आके रायविंड में मियाँ साहब तो यहाँ नहीं थे, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ वगैरह उनसे मुलाकात की और उन्हें कहा कि उठें, ये मौका है कि हम अटैक करें। मौलाना फजलुर रहमान साथ थे, उन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस की मूव की। मुस्लिम लीग नून उस वक्त भी समझती थी कि शायद ये मुमकिन ना हो, और बाजवा साहब इसके बावजूद कि उनका लड़ाई थी उनके साथ चल रही, उन्होंने इमरान खान साहब को फिर भी कई तरीक़ों से बचाने की कोशिश की। जैसे परवेज़ इलाही को कहा कि आप इमरान खान साहब के साथ रहें, जैसे और कई तरह के सिग्नल्स थे। अदलिया को भी कहा जाता था कि आप इमरान खान के साथ एक ख़ास हद से आगे ना जाएं। ज़्यादा शिद्दत उस वक्त आई इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब आसम मुनीर साहब को इन्होंने रोकने की कोशिश की पहली दफ़ा। फिर उसके बाद जब 9 मई कर दिया। अच्छा, 9 मई से पहले 9 मई कैसे हुआ, ये आइडिया कहाँ से आया कि इस तरह करना है? उसकी 2 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न कि जब वज़ीराबाद में इनके ऊपर अटैक होता है अल्लाह वाला चौक में 3 नवंबर 2022, उस वक्त इमरान खान साहब उस फायरिंग के नतीजे में जो भी हुआ, वहाँ से जिस तरह से
आए वापस और शौकत खानम चले गए और उसके बाद वो अपने घर ज़मान पार्क में चले गए। तो उन्होंने जब पार्टी के लोग आते थे उनसे मिलने के लिए, और एक पार्टी के बहुत बड़ी मीटिंग में भी उन्होंने कहा था कि यार मेरे पे कातलाना हमला होता है और पूरे मुल्क में मेरी पार्टी बाहर नहीं निकलती। वो मिसाल देते थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे जो वाक़या हुआ था तो सिंध वालों ने पूरा सिंध बंद कर दिया था, पाकिस्तान पूरा बंद हो गया था। तो आप कैसी पार्टी हो कि आपने मेरे लिए एक टायर नहीं चलाया जी। और फिर प्लान ये किया गया कि अब अगर इस तरह का कोई मामला हुआ तो आप लोगों ने सीधा आपने उन जगहों पे अटैक करना है जहाँ से हमारे लीडर को अटैक किया जाएगा जी। और ये हुआ भी। आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको 9 मई की सुबह जी अरेस्ट किया गया जी। तो 9 मई की शाम को ये सारे एपिसोड्स हो गए। अब सारे एपिसोड्स कहाँ कहाँ हुए आपने खुद अभी रिसर्च करके देखा जी। कम से कम आप बताएं ना कि लाहौर में लाहौर में जिना हाउस से लेकर टावर में फिर GHQ पिंडी में, उसके बाद मेट्रो स्टेशंस जितने भी थे, उसके बाद पेशावर में रेडियो पाकिस्तान पर, चागी मॉन्यूमेंट पर, इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर, फिर PAF बेस मियांवाली पर, फिर सरगोदा कैंटोनमेंट्स में, मिलिट्री सेंसिटिव मिलिट्री जोन्स में, और फिर कोयटा के कुछ इलाकों में, कराची में, यहाँ पे। हाँ, बल्कि वो कहते थे कि फैसलाबाद में किसी को पता ही नहीं था कि इस जगह पे ISI का दफ्तर है, लेकिन वहाँ पे लोग पहुँचे। इसका मतलब है कि कोई एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी मियांवाली में, हर जगह पे। और वो शहीदों के जो मुजस्मे थे कम से कम उनका कोई कसूर नहीं था। जिना हाउस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें तोड़ दी गई जो बहुत पुरानी, जिनकी मानोमेंटल एक वो हैसियत थी। अच्छा, बहरहाल ये जब वाक़या हो गया 9 मई का, तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी बहुत हैरान परेशान रह गई। मैं सुन रहा था जनरल एक रिटायर्ड कोई फ़ौजी अफसर है, मेहदी है, वहाँ पे लंदन में होते हैं, वो इमरान खान के बड़े हमायती हैं। वो एक रोड मैप दे रहे थे, पूरी मैपिंग, एक लोकेशंस बता रहे थे। फ़लाँ जगह पे पहुँचे उस जनरल का घर है, फ़लाँ जगह पे पहुँचे उसका घर है, वहाँ पे अटैक कर दें, सब कुछ ख़त्म कर दें। जैसे एजाज चौधरी कह रहा था कि हमने जाके जिना हाउस में हर चीज़ जो है वो बर्बाद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो किया गया ना, तय किया गया। फिर इमरान खान से जब पूछा गया अगले दिन, जब वो सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत के लिए आए, 11 को आए थे, जब गुड टू सी यू कहा, उमर अताब बंदयाल साहब ने उनको कहा और उनको ज़मानत दी। उस मौके पे उनसे जब पूछा गया कि ये जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे पकड़ा था फिर लोगों ने वहीं जाना था। ये उनका रिकॉर्ड पे एक बयान है, स्टेटमेंट है। बहरहाल वो 9 मई जिस तरह से अनफोल्ड हुआ, जिस तरह से मिलिट्री को अपने अदारे के अंदर ततहीर करना पड़ी, कोर कमांडर समेत बहुत सारे अफसरों को ले ऑफ किया गया, रिटायर किया गया जबरी। फिर फैज़ हमीद साहब का जो फैक्टर था, वो ये समझते थे कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कोर कमांडर पेशावर होते जाकर भी PTI को सपोर्ट करते रहे। इस्टेब्लिशमेंट के बाद ज़राए ये रिपोर्ट करते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से फैज़ साहब को बार बार एहसास दिलाया गया कि आपके फ़लाँ लोगों से राब्ते हैं, आप इस्लामाबाद आते हैं तो फ़लाँ गाड़ी में फ़लाँ सियासी लीडर के घर जाते हैं, फ़लाँ से ये बात करते हैं, आप ये बंद कर दें, ये जो सियासी आपकी ताल्लुक़दारी है PTI से, इसको रोक दें। और उनका ये भी कहना था कि ये जो 9 मई है इसके मास्टरमाइंड भी बुनियादी तौर पे फैज़ साहब थे, क्योंकि PTI के सिविलियन लोग जो हैं उनको ज़्यादा नहीं पता था कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। ये जिस कदर पूरे पाकिस्तान में अटैक्स हुए, उनका ये कहना था कि ये रोड मैप उस पैरेलल ढांचे की तरफ से दिया गया था जो आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ नहीं देखना चाहते थे। तो इस साजिश में, इसी साजिश की वजह से
वरना तो आसम मनीर साहब इसके फैज़ हमीद साहब पर तो कई इल्ज़ामात थे जी। वो बिग सिटी से अलावा भी कई चीज़ें थी जो ज़्यादतियाँ की हुई थी उन्होंने सहाफ़ियों से लेकर मुख्तलिफ कारोबारी लोगों से लेकर हर जगह पे उनकी कहानियाँ थीं। लेकिन अब उनको पकड़ना जब दरकार था तो उनमें से कुछ मुकदमे निकाल लिए गए। अभी तक जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि उनको 9 मई के हवाले से ट्रायल नहीं किया गया। ठीक है। फैज़ हमीद साहब, अभी तक इमरान खान साहब के बारे में भी 9 मई के वाक़यात के लिए कुछ गवाह नहीं मिले जो ये कह सकें कि इमरान खान साहब उसमें मुलव्वस थे। यानी वो जो 9 मई का केस था जो शुरू में बनाया गया था इमरान साहब पर, उसको तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दिया था। अभी कानूनी तौर पे 9 मई के हवाले से फैज़ हमीद भी कोई उन पर ना तो कोई चार्जशीट है ना इमरान खान साहब पे कोई उस तरह की चार्जशीट है, लेकिन गुस्सा दोनों पर अगर कोई है तो वो 9 मई का ही है। ठीक है। अब ये कैसे कल्मिनेट होगा? आसम मनीर साहब को इत्तफाकिया तौर पे जो मई है वो सूट कर जाता है, चैलेंज भी मई में ही आता है और ब्लेसिंग्स भी ब्लेसिंग्स भी या उनकी जो सर्वाइवल है वो भी मई में एक तरह से वो राइज करके निकलते हैं। आपको याद होगा 9 मई उन पे 2 अटैक हुए ना, एक जब उनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी उस वक्त जी। और दूसरा अटैक उस वक्त हुआ क्योंकि बाजवा साहब तो चाह रहे थे कि साहर शमशाद साहब आर्मी चीफ लग जाएं। वो आसम मनीर साहब को नहीं चाह रहे थे। आसम मनीर साहब के ख़िलाफ़ एक बड़ी लॉबी थी, वो ये कह रहे थे कि ये लॉन्ग कोर्स के आदमी हैं, ये काकूल के नहीं हैं और इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और ये वैसे भी रिटायर हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लगाने तो चीफ ऑफ जॉइंट फोर्सेस लगा दें। उसको थोड़ी सी बता दें। हाँ, वो उस वक्त ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब है उन्होंने बड़ा बाजवा को एक कहते हैं ना कि टफ टाइम दिया था। बाजवा साहब जो थे वो उनका ख्याल था कि आसम मनीर साहब जैसे रिटायर होंगे तब तक मैं समरी नहीं निकालता आर्मी चीफ की। जिस रात को वो रिटायर होंगे ना उस दिन मैं साहर शमशाद को बनवा दूंगा। उनका ख्याल था कि साहर शमशाद जो है ना वो एक मॉडरेट से आदमी है, वो बाजवा साहब की कंटिन्यूटी जैसे बाजवा साहब चाहेंगे अगला भी सेटअप उनकी मर्ज़ी का होगा। क्योंकि फैज़ हमीद से तो बाजवा साहब भी किसी हद तक, हालांकि दोनों के ससुर जो थे वो आपस में दोस्त थे, एक ताल्लुकदारी थी। फैज़ हमीद साहब को बड़ी बड़ी पोस्टिंग्स बाजवा साहब ने दी थी, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि दोनों के दरमियान कोई प्रॉब्लम हो गया था। बहरहाल साहर शमशाद साहब थे एक कैंडिडेट बाजवा साहब के, लेकिन वहाँ नवाज शरीफ साहब ये समझ रहे थे कि उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल तभी होगा अगर कोई ऐसा आदमी आएगा जो इमरान खान का मुखालफ हो, जिसकी ऑलरेडी इमरान खान से कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ टसल हो। और आसम मनीर साहब वो आदमी थे जो हर्ट हुए थे इमरान खान साहब के फैसले की वजह से। हाँ, तो वो जो इमरान खान साहब के अकाउंटेबिलिटी के मिनिस्टर थे ना, शहजाद अकबर साहब, वो पीटीआई तो कहती रही कि नहीं इमरान खान साहब ने तो कोई किसी बुशरा साहबा के या पंजाब के गवर्नर्स की वजह से तो आसम मनीर साहब को नहीं हटाया था। कहानी ये थी कि आसम मनीर साहब ने शिकायत की थी इमरान खान साहब से कि आपकी बेगम साहबा और फरा गोगी जो हैं वो लूट मार कर रही हैं पंजाब में, और उन्होंने बुरा माना कि ये किस तरह की बदतमीज़ी कर रहा है, इसको बदलो। बाजवा साहब को कहा, लेकिन पीटीआई ने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, अगर वो लूट मार कर रहे थे तो आप पकड़ लें। लेकिन एक पॉडकास्ट में शहजाद अकबर साहब ने ख़ुद ये कहानी बताई कि जिस दिन आसम मनीर साहब की ट्रांसफ़र की गई तो उस वक्त बहुत सारे हमें मैसेजेस मिले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप ये ना करें, इस तरह होता नहीं है। तो लेकिन इमरान खान साहब घर पे रहे और हमारे फ़ोन भी नहीं सुन रहे थे। ऑर्डर हो गया था, वो किसी की बात, एक दिन उन्होंने किसी का फ़ोन नहीं लिया और अगले दिन उन्होंने कहा कि मुझे पता था कहाँ से प्रेशर आएगा, मैं इसलिए फ़ोन से भी अवेयर रहा, यानी जब फैसला किएगा। और फिर शहजाद मिर्ज़ा ये भी कहते हैं कि फिर हमने कहा इमरान खान साहब से कि अगर इसको बदलना ही था आसम मनीर साहब को यहाँ से, तो फिर किसी काले पानी इनकी पोस्टिंग करते
ताकि इनको सज़ा भी पता चलता। जैसे बादशाह अपने मुखालफ, अपने जो गुस्ताख होता है बंदा बादशाह का, वज़ीर या कोई उसका डेप्टी, तो उसको वो सज़ा देते थे, इसी तरह इसको सज़ा देनी चाहिए थी। आसिम मुनीर साहब के बारे में इस तरह के कलमात बोल रहा था शहजाद अकबर एक पॉडकास्ट में। तो उससे तो पता चलता है ना कि कितना एक सीरियस रिफ्ट थी। प्राइम मिनिस्टर एक ISI चीफ को क्यों बदल रहा था, ये उनकी गवाही है उनकी तरफ से। अच्छा, अब उनको बदल दिया गया। पहला उनके ऊपर अटैक ये था। दूसरा, जब उनकी पोस्टिंग हो रही थी, आप जलसे कर रहे थे, आप मैसेजिंग दे रहे थे कि इसको ना करें, इसको नहीं बनने दूंगा, मैं ये करूँगा, उनके ये भी था। तो मियाँ साहब ने बड़ी शानदार चाल चली कि एक ऐसा बंदा लेकर आते हैं जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान से दूर ले जाए, क्योंकि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर इमरान खान की एक सपोर्ट बेस बहुत तगड़ी थी। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है ना। वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे मियाँ साहब को और जरदारी साहब और बाकी लोगों को। बहरहाल मियाँ साहब कामयाब हो गए, आर्मी चीफ बन गए। आर्मी चीफ बनने के बाद जो इमरान खान साहब की वो एक थी ना, वो पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज और जो एक एग्रेशन की सियासत थी, वो फिर उन्होंने जो आप कहते हैं ना कि हिस्ट्री की जजमेंट में गलती की कि भाई ये कौन सा अदारा है, मैं किसके साथ लड़ रहा हूँ, मेरे पहले आने वाले वज़ीर आज़मों के साथ क्या हुआ और ये मेरे साथ क्या कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को उन्होंने समझा नहीं, या उनको किसी ने एडवाइस नहीं किया, या जो भी था उसके नतीजे में वो वज़ीराबाद का इंसिडेंट भी हो गया। उसके बाद 9 मई की गिरफ़्तारी भी हो गई, 5 अगस्त की गिरफ़्तारी भी हो गई। हाँ, अच्छा, लेकिन 5 अगस्त से पहले 9 मई की जो गिरफ़्तारी थी, अगले दिन सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो था इमरान खान साहब के लिए, एक बड़ी सपोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट बन के उभरा। जस्टिस बुंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, हमेशा PTI का जो भी केस आता था, जो भी गवर्नमेंट को रगेदना होता था, वो ये तीनों लोगों का एक बेंच होता था जो सुनता था, और PTI को रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा था। वो धरना कर रहे थे इस्लामाबाद में आके, उन्होंने बहुत सारे दरख्त जला दिए। इमरान खान साहब हुकूमत पलटने आ रहे थे, फिर रात किसी वजह से वापस चले गए। इतनी सारी वायलेशंस हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहा। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को सुप्रीम कोर्ट का एक सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ा। वो क्या हुआ? वो ये हुआ कि जैसे ही बुंदियाल साहब रिटायर हुए, हाँ, बुंदियाल साहब के साथ भी मिलिट्री के बहुत सीनियर जनरल्स जाके 2 दफ़ा मिले, उनसे कहा कि आपके रवैये की वजह से, या आपके कोर्ट की वजह से, या आप लोगों के फ़ैसले की वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन बुंदियाल साहब पूरी कमिटमेंट के साथ इमरान खान साहब के साथ रहे। मामला टेबल टर्न वहाँ से हुई जब काजी फायज़ साहब चीफ जस्टिस बने। काजी फायज़ साहब ने चीफ जस्टिस बन के इमरान खान साहब से बल्ले की सिंबल वापस ली। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हर मुकदमे को उल्टा दिया। फिर उन्होंने इमरान खान साहब की पार्टी के ख़िलाफ़ जो ऑनस्लॉट थी उसको अप्रूव करते रहे। फिर उन्होंने 27वीं तरमीम जो थी उसको एक्सेप्ट किया, बिल्कुल लेकर आए। और ये जो उनके साथी जज थे, जस्टिस मंसूर हो गया, जस्टिस अतर मिनल्ला हो गया, जो उनके सपोर्टर थे पहले काजी फायज़ के, वो सारे उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। अल्टीमेटली 27वीं तरमीम के बाद अदलिया की एक नई फार्मेशन बनी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सरफराज डोगर साहब को ले जाया गया। हाई कोर्ट में जो जजेस थे इमरान खान साहब के हामी, उनको वहाँ से उल्टा दिया गया। अभी पिछले हफ्ते आपने 5 जजों की ट्रांसफ़र की बात जो है वो रिपोर्ट की। तो अब सुप्रीम कोर्ट उनके साथ खड़ी है। पार्लियामेंट अपनी मर्ज़ी से वो अब अगली 28वीं तरमीम करवाने जा रहे हैं। इमरान खान साहब का वो सारा जो चैलेंज करने का अंदाज़ था, वो अब बेचारे अपनी आँख के इलाज के लिए अपनी फैमिली, उनकी फैमिली को नहीं मिलवाया जा रहा। कितने साल हो गए उनको ऑनवर्ड, 4 साल, आज ये 4था साल है उनको जेल में जी। 4था साल उनको जेल में है। तो दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री
जिसका ये सबक है कि यहाँ पे जो पावर स्ट्रक्चर है आपको उसके अंदर रहकर ही एक स्ट्रगल करनी पड़ती है। बिल्कुल, एक बेसिक लर्निंग है ये एक बेसिक लर्निंग है। हाँ, इसको कौन तोड़ सकता है? इसको कोई सिविलियन प्राइम मिनिस्टर नहीं तोड़ सकता, ठीक है। एक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं तोड़ सकती। इसको कैसे आप तोड़ सकते हैं? इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि कोई ऐसा इनकलाब ले आए ईरान जैसा कि फिर पूरी आपकी 25 करोड़ आवाम जो है आपके साथ हो और आप एक तब्दीली ले आए। उसमें खून खराबा होता है, लाखों लोग मारे जाते हैं जी, आपकी साइड से भी उनकी साइड से जी। भी। एक रेवोल्यूशन होता है, लेकिन वो एक तबाह कुन रेवोल्यूशन होता है, उसके अंदर से कुछ नहीं निकलता। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा जो पीसफुल ट्रांजिशन का तरीका है वो है, उसको ये सियासतदान लर्न नहीं करते। वो तरीका क्या है? वो तरीका 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जब बनवाया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, तो उसने ये नहीं कहा था कि सब चोर हैं, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। उसने अपने हर मुखालिफ के दस्तखत करवाए थे उस डॉक्यूमेंट पे। उसकी इज्जत भी इसी वजह से 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आज भी बरकरार है। ठीक है। उसके बाद जरदारी साहब आए सदर बन के। उन्होंने क्या किया, बहुत सारी जो डिक्टेटर्स ने तरामीम की हुई थी उनको साफ करने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियों के कंसेंसस से 18वीं तरमीम करवाई, जो आज भी एस्टेब्लिशमेंट के गले की हड्डी है। हाँ। जिसको अभी भी वो कह रहे हैं कि ये निकालें, ये निकालें, ये निकालें, ये निकालें। इमरान खान साहब अगर चाहते हैं, या नवाज शरीफ साहब अगर ये चाहते हैं, या जरदारी साहब अगर ये चाहते हैं कि इस मुल्क का ये जो पावर स्ट्रक्चर है उसका टिल्ट जो है वो पार्लियामेंट की तरफ किया जाए GHQ से मोड़ के, तो फिर सब पार्टियों को मिल के मुत्तफ़िका तौर पे पिछले रिवेंज को बुला के, और ये भी बुला के कि किसकी सीटें कम है किसकी ज़्यादा है, सारी पार्टियां बैठ के 2/3 मेजॉरिटी के साथ अपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट ऐसी रिफॉर्म्स करें, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जिसमें इनका स्कोप कम हो जाए। हाँ। उसकी तरफ आने के लिए आपको एक बड़े हौसले की, एक ऐसे विजन की ज़रूरत होती है, रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत होती है, ज़ख्मों को भरने की ज़रूरत होती है, ना कि उन ज़ख्मों को ताज़ा रख के उन ज़ख्मों की बुनियाद पे वोट मांगे जाए। बिल्कुल, और बिल्कुल ये ज़रूरी भी है इन ऑर्डर टू रीस्टोर द साउंड पॉलिटिकल कल्चर जो पाकिस्तान में मिसिंग है। सर, वैसे तो हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद यही था कि हम 2023 9 मई के वाक़यात को रिकैप एक तरह से करें अपनी ऑडियंस के लिए, लेकिन अब हमें जाते जाते ये काइंडली ज़रूर बता दें कि जो हमने बात जहाँ से स्टार्ट की थी कि इमरान खान साहब और फैज़ हमीद साहब के जो केसेस हैं इनका एंड होता हुआ क्या नज़र आ रहा है आपको? कैपिटल पनिशमेंट की कोई सूरत हाल नज़र आ रही है या देखें, जो हिस्ट्री है ना जी, हिस्ट्री ये है कि पंजाबी लीडरों को या पंजाबी कैदियों के साथ वो सलूक नहीं होता जो सलूक छोटे सूबों के लोगों के साथ होता है। पंजाब में जो पंजाबी एलीट है ना जी, वो एक दूसरे का एहसास करती है। ठीक है। नवाज शरीफ साहब जब मुशर्रफ की जेल में थे उस वक्त भी कुछ लोग कहते थे कि त्यारा अगवा केस है, ये कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है। तो जो सीनियर लोग थे जर्नलिज्म में या ऐसे पॉलिटिक्स में लोग थे वो कह रहे थे कि नहीं, ये नहीं होगा और मियां नवाज शरीफ को कोई रास्ता मिल जाएगा, और वो जद्दा चले गए थे। अब ये इमरान खान साहब का एक यूनिक केस है। यूनिक केस इस तरह से है कि इनको दरमियानी रास्ता लेने में अभी वक्त लगेगा। जैसे जरदारी साहब ने कहा था ना कि जेल जो है 2 साल के बाद तो बंदे का हाल पूछता है। अभी उनको 4 साल हो गए हैं। 4 साल के बाद 3 साल हो गए, 3 साल हो गए जेल में। 3 साल के बाद जैसे वो कैद तन्हाई में हैं, जैसे उनके मेडिकल इश्यूज़ हैं, आगे जाके उनका किस जगह पे पहुंचते हैं, वो कायम रहते हैं, मेल्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं, अपने आप को दोबारा सोचते हैं, क्या करते हैं। ये इमरान खान साहब के ऊपर भी बहुत कुछ है कि वो अपनी डेस्टिनी क्या बनाते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इनको मौका देना चाहेगी, वो इनको भुट्टो नहीं बनाना चाहेगी। ये अभी तक साफ नज़र आ रहा है। ठीक है। और इसी तरह फैज़ हमीद को भी
वो कैपिटल पनिशमेंट की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। अगर फैज़ हमीद, बाज़ ख़बरें आती हैं, अब हम मौजूद तो नहीं होते, कहा यह जाता है कि फैज़ साहब ने साहर शमशाद के ज़रिए उनकी फैमिली साहर शमशाद साहब के घर गई थी, उनसे रिक्वेस्ट कराई थी आर्मी चीफ से कि उनके साथ नरमी बरती जाए। फैज़ हमीद साहब हो सकता है, कुछ पहले लोग कहते थे कि वो वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी तक तो वो वादा माफ़ गवाह नहीं बने। वो अपनी डेस्टिनी क्या बनाएंगे, आने वाला वक्त ये भी तय करेगा। ठीक है। हम यही कह सकते हैं कि ऐसी कोई हादसा ना हो, एक नया हादसा। पाकिस्तान किसी नए वज़ीर आज़म की कब्र जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता जी, और अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वाक़या हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ एपिसोड। कल हम हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।